बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और 5 वक्त की नमाज़ अदा करके अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होंगे कि अल्लाह ताला हम पे करम करे, हदायत दे, ईमान पे ख़ात्मा दे और जल्द अज जल्द ये वबा जो है ये दुनिया जहान से ख़त्म कर दे और हम खैरियत से जो है उसी तरीके से जो है अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून के तहत इल्म हासिल करके अमल करके ये दुनिया गुजारते रहें और अल्लाह ताला हमारा ईमान पे ही ख़ात्मा नसीब करे। स्टूडेंट, अपने लेक्चर जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 11 के MCQs हम डिस्कस कर रहे थे। अब थोड़े से ही MCQs रह गए हैं, ये कंप्लीट हो जाएंगे और फिर इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर नंबर 12 पे चले जाएंगे। तो अब जो है अब प्रोग्राम्स की एग्जांपल्स बढ़ गई हैं, तो अब ये जो टूल है इसमें प्रैक्टिस लाजमी है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आउटपुट में एरर में और रीराइट में क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी प्रोग्राम है और डेफिनेटली फ्यूचर अगर आपने कंप्यूटर साइंस ही बनाना है तो डेफिनेटली प्रोग्राम की सेंस, लॉजिक और उसकी इम्प्लीमेंटेशन ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए लाजमी प्रैक्टिस करें। तो अपना लेक्चर जो है कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 11 के MCQs हम डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़े से MCQs रह गए हैं, इसके बाद चैप्टर नंबर 12 की तरफ मूव करके जाएंगे। और आपको ये कहा हुआ है कि MCQs पे भी तवज्जो करनी है, क्योंकि डेफिनेटली कंपटीशन के अंदर जो है वो एक एक 2-2 नंबरों से हमारा फ्यूचर जो है वो बन जाता है। अब ये MCQ बेटर तो ये है कि MCQ का जो क्वेश्चन जो है अगर जब हम देखें और क्वेश्चन से ही अगर हमें आंसर का पता चल जाए तो इसका मतलब फिर तो हमारी कंप्लीट जो है वो नॉलेज है उस टॉपिक से रिलेटेड। अदरवाइज़ जो है कि जो चॉइसेस हैं उससे पता चल जाए और बेटर क्वेश्चन से ही अंदाज़ा हो जाए तो फिर चॉइसेस जो है ये हमारे पास डबल चेक के लिए होना बेहतर है। ठीक है, अब आप ये देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑप्शनल इन स्विच स्टेटमेंट। ये 4 ऑप्शन जो है इसमें से कौन सा ऑप्शनल है, चाहे वो आप लिखें चाहे ना लिखें स्विच स्टेटमेंट में। डिफ़ॉल्ट, केस, स्विच और नन ऑफ दीज। तो उसमें क्या है ऑप्शनल? डेफिनेटली डिफ़ॉल्ट जो है, क्योंकि एल्स का पार्ट प्ले करता है स्विच में। जिस तरह इफ़ के अंदर एल्स जो है ऑप्शनल है, चाहे आप लिखें चाहे ना लिखें, इसी तरीके से स्विच के अंदर डिफ़ॉल्ट जो है ये ऑप्शनल है। तो करेक्ट आंसर जो है ए होगा। उसके बाद नेक्स्ट अनदर टर्म फॉर कंडीशनल ऑपरेटर। अब कंडीशनल ऑपरेटर के कुछ शॉर्ट ये MCQs रह गए, अब देख लें कि 2019 के अंदर ये MCQ आया हुआ है, 17 में भी, कि कंडीशनल ऑपरेटर की कोई और टर्म से अगर उसको कॉल किया जाए तो वो क्या है? टर्नरी, बाइनरी, यूनरी और बाइट। तो उसमें कितने ऑपरेंड्स रिक्वायर होते हैं कंडीशनल ऑपरेटर में? सिर्फ यही ऑपरेटर ऐसा है जिसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है। तो MCQ के हवाले से भी इसको माइंड में रखें। इसमें 3 ऑपरेंड चाहिए होते हैं, तो इसमें टर्नरी, यूनरी, बाइनरी, बाइट, और टर्नरी जो है वो इसका सही आंसर होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज़ यूज एज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। अब ये हमें ऑप्शन देखनी पड़ेगी कि कौन से फॉलोइंग ऑपरेटर जो है वो डिसीजन मेकिंग के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इंक्रीमेंट, साइज ऑफ ऑपरेटर, ये एंड ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर। तो डेफिनेटली आपको क्लियर हो गया होगा कि डिसीजन मेकिंग जो है उसके लिए, स्टेटमेंट के लिए ये कंडीशनल ऑपरेटर जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। उसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर इज़ एन ऑल्टरनेटिव ऑफ। कंडीशनल ऑपरेटर किसका मुतबादिल है? 18 में आया, इफ़ का, इफ़ एल्स का, स्विच का और फॉर का। ठीक है, तो ये किसका ऑल्टरनेटिव है? क्योंकि इसके अंदर एक कंडीशन होती है, कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो ट्रू पार्ट एवेल्यूएट होता है, फॉल्स हो जाए तो फॉल्स पार्ट एवेल्यूएट होता है। तो ये किसका ऑल्टरनेटिव होगा? मेरा ख्याल आपको पता चल गया होगा, इफ़ एल्स का। बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। कंडीशनल ऑपरेटर टेक्स डैश ऑपरेंड्स, कि कितने ऑपरेंड इसमें चाहिए होते हैं, तो ये भी आपको पता चल गया होगा कि कितने इसके अंदर ऑपरेंड्स रिक्वायर होते हैं। 3, 17, 16 में ये आया 1, 2, 3, 4
तो सही आंसर जो है वो C3 ऑपरेंड चाहिए होते हैं। विच ऑपरेटर इन C इज़ कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, कौन सा ऑपरेटर C लैंग्वेज में जिसको टर्नरी ऑपरेटर कहा जाता है? F। और फिर ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। फिर ये हमारे पास पहले भी आपको बताया था कि क्वेश्चन मार्क जो है वो कंडीशनल ऑपरेटर उसको कहा जाता है, कभी क्वेश्चन मार्क के साथ कॉलन का जो है सिंबल वो भी इस्तेमाल किया जाता है, दोनों कंबाइनली। तो आप माइंड में रखना है कि क्वेश्चन मार्क जो है ये भी टर्नरी ऑपरेटर है, क्वेश्चन मार्क कॉलन आ जाए तो ये भी टर्नरी ऑपरेटर है। दो सिंबल से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है उसमें भी दो ही सिंबल है। तो इसके अंदर तो क्वेश्चन मार्क जो है वो टर्नरी ऑपरेटर, C ऑप्शन जो है ये इसका सही आंसर। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ, अब ये आउटपुट का क्वेश्चन आ गया इसके अंदर MCQ के अंदर। तो ये कंडीशनल ऑपरेटर है। आप देखेंगे पहले कंडीशन अगर ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क से लेकर कॉलन तक जो पार्ट एवेल्यूएट होगा ट्रू केस है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कॉलन से लेकर सेमीकोलन तक पार्ट एवेल्यूएट होगा, फॉल्स पार्ट है। तो 7 8 से ग्रेटर है नहीं, तो फॉल्स पार्ट एवेल्यूएट होगा। प्रिंटफ में XYZ लिखा हुआ है तो ये इसका आंसर होगा। ABC XYZ, ABC XYZ, ऑल ऑफ दीज, तो B ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर आउटपुट, अब ये इसके अंदर फिर कंडीशनल ऑपरेटर इस्तेमाल किया गया, वैल्यूज़ दी गई हैं। X अगर 10 के बराबर है और Y 5 के, तो ये आउटपुट क्या होगी? तो ये यहाँ पे कंडीशन है X इज़ ग्रेटर देन Y, अगर X Y से ग्रेटर है तो X Y से ग्रेटर है, हाँ जी है। तो अब क्वेश्चन मार्क से लेकर कॉलन तक जितना पार्ट है ये वैल्यूएट होगा। X को Y से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 50 आंसर आ जाएगा। 5 10 15 और 50, तो D ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है ये MCQ 18 में आया। फिर उसी तरीके से कंडीशनल ऑपरेटर, अगर X की वैल्यू 2 है, Y की वैल्यू 3 है, तो फिर क्या आंसर आएगा? अगर X Y से ग्रेटर है तो X Y से ग्रेटर है नहीं, इसका मतलब फॉल्स पार्ट वैल्यूएट होगा। कॉलन से लेकर सेमीकोलन तक जितना पार्ट है इसको वैल्यूएट किया जाएगा। X को Y से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन है 6 5 12 और 10, तो A ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अब फिर दोबारा ये आउटपुट, इसका मतलब है कि ये कंडीशनल ऑपरेटर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो MCQ में भी आ सकते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर A में 15 है, B में 10 है, तो आउटपुट क्या होगी? फिर उसी तरीके से A ग्रेटर दैन 10, A की वैल्यू 10 से ग्रेटर है, हाँ जी ग्रेटर है, तो क्वेश्चन मार्क से कॉलन तक वैल्यूएट होगा। A को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 15 10 5 150 100 और 50, तो 15 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 आंसर आ जाता है। तो B ऑप्शन सही आंसर होगा। उसके बाद फिर ये कंडीशनल ऑपरेटर का क्वेश्चन, वैल्यूज़ गिवन है 5 और 10, तो आउटपुट क्या होगी? तो A इज़ ग्रेटर दैन 5, तो A B से ग्रेटर नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी। फॉल्स पार्ट वैल्यूएट होगा A प्लस B, तो 10 में 5 ऐड किया जाएगा तो ये 15 आ जाएगा। 5 150 100 और 15, तो इसका आंसर D ऑप्शन सही आंसर होगा। उसके बाद फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब MCQ के अंदर नॉट आ जाए तो ये थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है कि अगर हम नॉट पे तवज्जो नहीं कर रहे होते तो हम यही समझ रहे हैं कि जी ये पूछा जा रहा है कि जी फॉलोइंग जो है कौन सा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पे नॉट इस्तेमाल किया गया तो इसका मतलब बात टोटली ही रिवर्स हो गई कि 4 ऑप्शंस के अंदर कौन सा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट नहीं है। स्विच, फॉर, इफ़, एल्स और इफ़, तो उसमें B ऑप्शन ही सही होगी, क्योंकि बाकी सारी डिसीजंस के लिए कोई ना कोई एक्सप्रेशन या कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं, तो B ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला MCQ डैश इज़ नॉट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, डिफरेंट स्टाइल से पूछा गया। इफ़, ब्रेक, नेस्टेड इफ और स्विच, तो कौन सा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट नहीं है? इफ़, नेस्टेड इफ, स्विच तो डिसीजन मेकिंग ही है, तो ब्रेक जो है B ऑप्शन सही आंसर होगा। उसके बाद फॉलोइंग इज़ नॉट यूज फॉर मेकिंग 2 वे डिसीजन, तो कौन सा 2 वे डिसीजन के लिए इस्तेमाल नहीं होता?
इफ़, कंडीशनल ऑपरेटर, इफ़ एल्स और ऑल ऑफ दीज। कौन सा टू वे डिसीजन के तौर पे। अब ये अगर आपको इसमें सोचना पड़ रहा है तो अब आप इसको टिक कर लें, ताकि जब आप इस टेस्ट की तैयारी करें इस पर कंसिडर कर लें। जब भी आपको सोचना पड़े, और ज़रा सा सोचना पड़े या ज़्यादा सोचना पड़े, तो आप उस MCQ को टिक कर लिया करें कि ताकि जब टेस्ट होगा तो उसमें उसका ज़रा बेटर रिवाइज़ कर लेंगे। तो तेज़ी में आगे अगर हमें नहीं पता चल रहा तो ए ऑप्शन जो है, क्योंकि वो सिर्फ एक कंडीशन है, टू वे नहीं है। कंडीशन 2 है तो पार्ट वैल्यूएट होगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है, ठीक है, वो स्किप हो जाएगा। एल्स पार्ट नहीं है तो इफ़ कंडीशन 2 होने पे कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स होने पे कुछ भी नहीं कहा गया कि क्या करना है। तो ए जो है इसका सही ऑप्शन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब ये चैप्टर नंबर 11 जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम चैप्टर नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो उसमें कोई थ्योरी है, और क्योंकि अब ये नए टॉपिक्स आ रहे हैं तो थ्योरी करके पहले मैं आपको ये वाइट बोर्ड पे इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि नए टॉपिक्स हैं तो हमें इसका आइडिया नहीं है। तो इसका लॉजिक जो है पहले हम वाइट बोर्ड पे देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो अब जो है इसकी थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं, तो उसके बाद मैं आपको पहले वाइट बोर्ड में एक्सप्लेन करूँगा। चैप्टर नंबर 12 जो है अब स्टार्ट हो रहा है, लूप कंस्ट्रक्ट्स। तो लूप कंस्ट्रक्ट का मतलब ये है कि हमने चैप्टर नंबर 11 के स्टार्ट में भी 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर हमने देखे थे, सीक्वेंस, सिलेक्शन और रिपीटिशन, और इसकी डेफिनेशन भी हमने देखी थी। तो अब ये चैप्टर नंबर 12 जो है ये लूप से रिलेटेड, आइट्रेशन से रिलेटेड टॉपिक जो हैं इस चैप्टर के अंदर अवेलेबल है। अब इसमें यह कहा था कि अगर टेक्स्ट बुक की आप बात कर रहे हैं तो ये लूप या आइट्रेशन जो रिपीटेशन की डेफिनेशन जो है चैप्टर नंबर 11 जो है दूसरे पेज पर टॉप पे अवेलेबल है, वहीं से आप कर लेंगे। तो अब इसकी डिटेल जो है हम देख रहे हैं। आपको ये पहले भी बताया था कि चैप्टर नंबर 11 चैप्टर नंबर 12 में से एक प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम आएगा 8 नंबर का, या तो चैप्टर नंबर 11 से होगा या चैप्टर नंबर 12 से होगा। प्रोग्राम एक ही होगा। 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है प्रोग्राम लाजमी होता है। अगर चैप्टर नंबर 11 से प्रोग्राम है तो चैप्टर नंबर 12 से कोई डेफिनेटली कोई थ्योरी जो है उसमें कोई ना कोई एग्जाम्पल प्रोग्राम के तौर पर होगी। तो इस तरह होगा क्वेश्चन। अगर चैप्टर नंबर 12 पे से प्रोग्राम आ गया तो चैप्टर नंबर 11 से थ्योरी होगी, और इसमें कोई एक पार्ट प्रोग्राम भी होगा। और आपको ये बताया था कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है जब आता है तो आप उसके 4 पोर्शन के तौर पर उसको अटैम्प्ट करेंगे, डेफिनेशन, सिंटैक्स, फ्लो चार्ट और कोई एग्जाम्पल। अब चैप्टर नंबर 12 भी ऐसे ही है, इसमें प्रोग्राम है तो एज इट इज़ कंप्लीट प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम नहीं है तो थ्योरी है, तो फिर आप उसको 4 पोर्शन में ही डिवाइड करके अटैम्प्ट करेंगे, डेफिनेशन, सिंटैक्स, फ्लो चार्ट और प्रोग्राम, ठीक है। तो ये इस चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब ये चैप्टर अगर हम स्टार्ट करते हैं, पहले लूप देख लेते हैं। ये लूप के हवाले से ये थ्योरी है। उसके बाद जो है जो जितने भी इसके अंदर लूप्स हैं, तो पहला लूप पहले मैं आपको वाइट बोर्ड पे इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अब लूप क्या है? एक प्रोसेस, एक कॉन्टीन्यूस जो है किसी कंडीशन की बेस पर, लेकिन डेफिनेटली कोई एक प्रोसेस जो है, कोई अमल चल रहा है, तो प्रोसेस जो है कभी ना कभी ख़त्म तो होगा ना। इन्फिनिट जो है वो तो कोई चीज़ नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह ताला ही है जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। बाकी हर सिस्टम जो है उसने ख़त्म होना है। तो इसी तरीके से अगर हम प्रोग्राम की भी बात करें, कंप्यूटर की भी बात कर रहे हैं, तो उसमें जो भी अगर हम कोई प्रोग्राम भी बनाएंगे, कोई स्टेप्स भी एग्जीक्यूट करने को कहेंगे, स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट करने को कहेंगे, तो कभी ना कभी तो ख़त्म होना है ना। नहीं तो अदरवाइज़ जो है इस तरह मैथ के वाले से इन्फिनिट कहेंगे, इसको भी इन्फिनिट कहेंगे। तो एक कोई प्रोग्राम है वो चल ही पड़ा, स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट ही होती जा रही, कभी ख़त्म ही नहीं हो रही। तो अब ये इसको लूप कहा जाता है। In computer programming, a loop is a sequence of instruction that is repeated until a certain condition is reached। क्योंकि हम यहाँ पे फिनिट की बात कर रहे हैं, तो एक इंस्ट्रक्शन या एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन का मजमूआ जो रिपीट होता रहेगा जब तक कंडीशन जो है वो आ जाती है, यानी कहीं पर इसका एग्जिट पॉइंट होगा, टर्मिनेशन पॉइंट होगा। दी लूप स्ट्रक्चर दैट रिपीट्स एट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स, ऐसा स्ट्रक्चर जिसके तहत एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट जो है उसको बार बार एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसको आइटरेटिव, रिपीटेटिव और लूपिंग कंस्ट्रक्ट कहा जाता है, ठीक है। ये भी यहाँ से भी आप कर सकते हैं। आइटरेशन स्टेटमेंट अलाउ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट रिपीटेडली टिल द कंडीशन डज नॉट टर्न आउट फॉल्स।
कि ये इसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती रहती हैं जब तक कि कंडीशन जो है फॉल्स ना हो जाए। An operation is done such as getting an item of data and changing it, and then some condition is checked such as whether a counter has reached a prescribed number। कोई आइटम वैल्यू गेट करते जा रहे हैं या जब तक जो है कि कंडीशन जो है उसको चेक करते जा रहे हैं जब तक वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ टाइम्स जो है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो जाए। 5 दफ़ा का है तो 5 दफ़ा एग्जीक्यूट होने के बाद स्टेटमेंट मज़ीद एग्जीक्यूट नहीं होंगी। लूप्स आर बेसिकली यूज फॉर 2 पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या तो टू एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट और नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट फॉर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ़ टाइम, या तो आपने फ़िक्स कर दिया हुआ है कि ये स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है इतने फ़िक्स नंबर ऑफ़ टाइम्स तक एग्जीक्यूट होंगी, 5 दफ़ा 10 दफ़ा। तो जब वो काउंटर के तौर पर 5 या 10 दफ़ा वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो फिर मज़ीद एग्जीक्यूट नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल, ए यूज़र मे डिस्प्ले हिज नेम ऑन स्क्रीन फॉर 10 टाइम्स, या to use a sequence of values, for example a user may display a set of natural number, या तो आपने फिर ये आप कह दें कि जी 1 से लेकर 10 तक नंबर जो है वो दिखा दो। अब 1 से लेकर 10 तक ही है ना, तो 10 दिखाने के बाद जो है प्रोसेस रुक जाएगा। 2 कैटेगरीज़ हैं लूप्स की, ठीक है, एग्जांपल्स 3 हैं, कैटेगरीज 2। एंट्री कंट्रोल लूप, इस तरह के लूप्स में इन दिस टाइप ऑफ लूप्स द टेस्ट कंडीशन इज़ टेस्टेड, टेस्ट कंडीशन को पहले चेक किया जाएगा, उसके बाद वो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। पहले कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो फिर जो है वो जितनी दफ़ा भी फिक्स नंबर ऑफ़ टाइम तक कह रहे हैं या अनटिल जब तक कंडीशन कोई फॉल्स ना हो जाए, तो वो ब्लॉक जो है या लूप की बॉडी जो है वो उतनी दफ़ा एग्जीक्यूट होती रहेगी। पहले कंडीशन चेक की जाएगी, इसको एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है। फॉर लूप जो है, वाइल लूप जो है, ये 2 लूप्स हैं जिसको एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है। सी लैंग्वेज के अंदर 2 लूप्स हैं, टोटल 3 लूप्स हैं, उसके अंदर 2 लूप्स एंट्री कंट्रोल लूप हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। इसका मतलब है कंडीशन पहले चेक की जाती है, उसके बाद स्टेटमेंट या स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। दूसरा है हमारे पास एग्जिट कंट्रोल लूप। इस तरह के लूप्स में टेस्ट कंडीशन जो है उसको लूप का ब्लॉक या बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद जो है एवेल्यूएट करने के बाद टेस्ट किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लॉक जो है बॉडी एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होना है, क्योंकि पहले तो ब्लॉक है ना, पहले इसमें ब्लॉक है तो उसके बाद कंडीशन है, तो एक दफ़ा तो कोई चेक ही नहीं कर रहा कि ब्लॉक ने एग्जीक्यूट होना है या नहीं होना, वो तो ब्लॉक एक दफ़ा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद चेक करेंगे अब मज़ीद एग्जीक्यूट होना है या नहीं होना, अब वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा। तो इसको एग्जिट कंट्रोल लूप क्या मतलब है, टेस्ट कंडीशन इज टेस्टेड और एवेल्यूएटेड एट द एंड ऑफ लूप बॉडी, ठीक है। Therefore, the loop body will execute at least once, irrespective of whether the test condition वो true है या false है। इसमें do while loop जो है उसको exit control loop कहा जाता है। 3 लूप्स हैं, for loop, while loop जो entry control loop है, और do while loop ये exit control loop है, ठीक है। यानी इसको आप टॉप टेस्टिंग लूप, एंट्री कंट्रोल लूप को, और एग्जिट कंट्रोल लूप को बॉटम टेस्टिंग लूप भी कह सकते हैं। 3 तरह के लूप्स हैं सी लैंग्वेज में, वाइल लूप, फिर डू वाइल लूप और फॉर लूप, ठीक है। तो अब जो है ये इसको हम देख लेते हैं कि ये आपकी जो बुक है, बुक के हवाले से अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन जो है ये लूप की, ये इधर ये अवेलेबल है, ये डेफिनेशन, ठीक है। इधर से भी आप करना चाहें, और वैसे आपको कहा था कि आप चैप्टर नंबर 11 जो है उसके अंदर भी डेफिनेशन मौजूद है, उधर से आप कर लें। आइट्रेशन इज़ द थर्ड टाइप ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल स्ट्रक्चर, सीक्वेंस, सिलेक्शन, आइट्रेशन, इसमें तीसरी टाइप है प्रोग्राम कंट्रोल स्ट्रक्चर की। एंड द रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड ए लूप। और एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को जब आप रिपीट करते हैं तो उसको लूप कहा जाता है। 3 तरह के लूप्स जो हैं, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप, ठीक है। तो अब जो है पहला हम जो है पहला लूप, पहली स्टेटमेंट जो है उसको पहले मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ वाइट बोर्ड पे, क्योंकि ये नया टॉपिक है तो इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे पास जितनी हो बेटर है। उसके बाद जो है हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम थ्योरी देखेंगे, तो वाइट बोर्ड पे पहले इसको हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। सुन, अब हम पहला जो लूप है वाइल लूप उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पहले सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें अगर हमने सपोज़ यूनिक का जो नाम है, यूनिक का वर्ड अगर सपोज़ हमें 5 टाइम्स लिखना है,
एक तो ये हमारे पास सिंपल हम लिख सकते हैं कि सी लैंग्वेज में प्रिंटफ ही लिखते हैं ना, जिसके ज़रिए किस मैसेज को, स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं। या तो सिंपल आप लिख लें कि जी यूनिक, एक दफ़ा आपने लिखा, दोबारा फिर एक दफ़ा और लिख लें। ठीक है, चले मैं 3 दफ़ा कर लेता हूँ। लॉजिक तो है ना, वो इम्पोर्टेंट है, नंबर ऑफ़ टाइम्स तो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैंने 3 दफ़ा इस तरह यूनिक लिख दिया। अब इसके लिए क्या हुआ, तो मुझे ये स्टेटमेंट, प्रिंटफ की स्टेटमेंट जो है 3 दफ़ा लिखनी पड़ी। अगर मैंने यूनिक जो है अगर 100 टाइम्स लिखना है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने 100 टाइम्स जो है अगर यूनिक लिखना है तो मुझे यही स्टेटमेंट में 100 टाइम्स लिखूँ। लेकिन अगर हम ये गौर करें कि स्टेटमेंट तो वही है, अब मैं उसके एक से ज़्यादा दफ़ा लिख रहे हैं, तो अगर कोई ऐसा वे हो जाए कि जिसमें किसी तरह मैं बता दूं कि ये जो स्टेटमेंट है, ये प्रिंटफ की स्टेटमेंट, ये 3 टाइम एग्जीक्यूट कर दे, 5 टाइम एग्जीक्यूट कर दे, 100 टाइम एग्जीक्यूट कर दे, तो किसी तरीके से मुझे बस सिर्फ ये बताना है कि ये स्टेटमेंट जो, इसमें कोई कंडीशन लगा दूं और कंडीशन में काउंटर कंडीशन लगा दूं कि जी 100 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है। अब मुझे सिर्फ वो 100, चाहे 100 को मैं 50 कर दूं, 5 कर दूं, सिर्फ ये चेंज करना होगा, उतने नंबर ऑफ़ टाइम्स तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी। अब चाहे वो एक स्टेटमेंट हो, चाहे एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हों। तो उसके लिए जो लूप स्टेटमेंट वाइल हम पहले देखने लगे हैं, सिंपल मैं करवा रहा हूँ, इसमें वाइल स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पहले देखें ना, अगर मैं इसे सपोज़ 3 टाइम्स कह रहा हूँ, तो किसी तरीके से काउंटर जो है उसको इनिशियलाइज करना है कि नहीं करना, कि हम कहेंगे जी 1 से शुरू हो और 3 दफ़ा चले और 3 पे ख़त्म हो जाए, यानी 1 हो, 1 के बाद वो 2 हो, फिर 3 हो, और साथ ही वो 3 दफ़ा क्योंकि हो गए तो अब ये टर्मिनेट हो जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई काउंटर सा चलाना पड़ेगा, काउंटर वेरिएबल इस्तेमाल किया जाएगा। अब उसको हम इनिशियलाइज़ करेंगे। मैं सिंपल कर रहा हूँ, सपोज इंटीजर टाइप, ऊपर इंक्लूड तो हमने लिखना है, ठीक है, इंक्लूड और मेन तो लिखना होता है, क्योंकि अब तो हम बाहर चले गए हुए कि इंक्लूड और मेन तो लिखना ही होता है, वो तो बेसिक स्ट्रक्चर में आता ही आता है। तो अब आप जो है इससे पहले आप एक वेरिएबल सपोज बना लेंगे n, और n में आप चाहे तो इधर ही लिख दें, n में आपने लिख दिया 1, एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का बना दिया, उसमें आपने इनिशियलाइज भी कर दिया, इस लाइन एक लाइन पे कर लें, अगली लाइन पे कर लें। उसके बाद अब आप कंडीशन लगा रहे हैं, कंडीशन आप बताएंगे कि जी n की वैल्यू जब तक 3 के इक्वल है, लेस देन और इक्वल टू 3, तो ये ब्लॉक एक स्टेटमेंट हो तो ब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो फिर हम ये ब्रेसेस ब्लॉक लगाते हैं, ठीक है, ब्लॉक बनाते हैं। तो अब देखें, पहले n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो कंडीशन क्या लगाई है कि n इज़ आइदर लेस देन और इक्वल टू 3, तो अभी n की वैल्यू लेस देन 3 तो है ना, कंडीशन हो गई ट्रू, ट्रू होने पे इसने एग्जीक्यूट करना है, और मैं क्या प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, ये प्रिंट ही, तो मैंने इसमें प्रिंट f लिख दिया। प्रिंट f लिख के मैंने जो भी प्रिंट करना चाह रहा हूँ, सपोज यूनिक का एक स्ट्रिंग, ये मैंने लिख दिया। अब क्या होगा, ये स्ट्रक्चर ही ऐसा है, इस स्टेटमेंट का, लूप का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि पहले ये चेक करेगा, इनिशियलाइज़ किया जाएगा, वेरिएबल को इनिशियलाइज़ किया गया 1 से, कंडीशन जो है इसको चेक किया गया, कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एक स्टेटमेंट है या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट, अगर एक स्टेटमेंट है तो ब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब n की वैल्यू जो है वो 3 से स्मॉलर है, कंडीशन हो गई ट्रू, ट्रू होने पे ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ब्लॉक में एक स्टेटमेंट है, एवेल्यूएट हुई और इसने प्रिंट कर दिया यूनिक। अब उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली फिर दोबारा कंडीशन को चेक किया जाएगा। अब ये देखें, यहाँ पे हमने क्या करना था, 3 दफ़ा एग्जीक्यूट करना था ना, तो किसी तरीके से ये हो रहे, हम कर रहे हैं कि जी 1 जो है वो 1 अब इंक्रीज़ हो के 2 हो जाए, 3 दफ़ा चलाना ना, तो हम गिनती करते नहीं 1 2 3, इसी तरीके से इस प्रोग्राम के अंदर कोई एक के बाद 2 हो रहा है कि जी 1 था अब वो 2 हो जाए, फिर वो 3 होगा, कहीं हो रहा है। कभी n की वैल्यू कहीं पर इसमें 1 तो आपने कर दिया, कभी n की वैल्यू कोई हम बढ़ा रहे हैं कि इसमें n की वैल्यू में 1 ऐड कर दें,
1 जब करते हैं तो 1 के बाद उंगली आप आगे लेके जाते हैं ना, 2 होता है। इंक्रीज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इस तरीके से इस कोड के अंदर कहीं आप कर रहे हैं। अगर आप यही प्रोग्राम चलाते हैं, ये प्रोग्राम चलाते हैं, तो ये क्या करेगा, 1 था, इनिशियलाइज़ किया 1 से, कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू हो गई, इसने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की और दोबारा फिर उसने कंडीशन को चेक किया तो n की वैल्यू 3 से कम है जी, अभी भी 3 से कम है। n की वैल्यू क्या है, 1 नहीं है, उसने फिर इसको एग्जीक्यूट कर दिया। फिर दोबारा उसने कंडीशन को चेक किया, हाँ जी n की वैल्यू 3 से कम है, हाँ जी कम है, 1 नहीं है, बढ़ा तो रहेगा ही नहीं है, तो ये n की वैल्यू तो बढ़ेगी ही नहीं और ये लूप जो है, ये ब्लॉक ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ये क्या हो गया, ये इन्फिनिट लूप हो गया, ये हमेशा ही चलता रहेगा, क्योंकि आप n की वैल्यू जो है उसको बढ़ा ही नहीं रहे। n को 1 जो है उसको 2 भी तो किसी तरीके से करना है ना। तो इसके लिए फिर इसी ब्लॉक के अंदर जो है, अब आप जो है यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, लॉजिक पे डिपेंड करता है कि जो आपने एक्सिक्यूट करना है, मैसेज प्रिंट करना है वो पहले कर ले, इंक्रीमेंट बाद में, ये आप पे डिपेंड करेगा लॉजिक पे। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं n = n+1, मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखा जा सकता है। चैप्टर नंबर 9 में आपने पढ़ा हुआ है n = n+1, n प्लस कर लें, प्लस n कर लें, n + = 1 कर लें। अब ये वैल्यू बढ़ गई, अब ये क्या करेगा, अब ये देखें हमने आपको मुख्तलिफ तरीके बताए गए थे, ड्राई रन ट्रेस टेबल भी हमने किया था। अब अगर यही प्रोग्राम अगर हो और इसकी अगर हमें ये कहा गया कि जी आउटपुट निकाल दें, तो आपको क्या कहा था कि जितने वेरिएबल होते हैं उसकी हेडिंग लगा लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें, मैं आपको ये चलाता हूँ, इसमें एक n वेरिएबल है और एक क्योंकि प्रिंट भी कर रहे हैं तो मैंने आउटपुट कहीं लिख दिया। अब ये देखें, इसको प्रोग्राम को हम चलाएंगे, सबसे पहले n वेरिएबल बना, उसमें वैल्यू 1 स्टोर हो गई, हमने n के नीचे 1 लिख दिया। कंडीशन में आए, कंडीशन चेक की, वाइल लूप में कंडीशन चेक की, n की वैल्यू क्या है, तो हमने क्या बात की है ड्राई रन में कि जो भी हम हेडिंग लगाते हैं, कॉलम बनाते हैं, उसकी आखिरी वैल्यू देखनी होती है। तो अभी आखिरी वैल्यू n की है क्या, 1 नहीं है ना। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि n की वैल्यू 3 से स्मॉलर या बराबर है, हाँ जी स्मॉलर है। कंडीशन होगी ट्रू, ट्रू होने पे printf ने प्रिंट करना है, तो मैं आउटपुट में यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिक, ये आउटपुट आ गई। उसके बाद इस कंडीशन को वैल्यूएट किया जाएगा, n = n+1, n की वैल्यू में 1 ऐड कर दिया जाएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हुई। दोबारा अब ये ब्लॉक ऑटोमेटिकली, स्टूडेंट ये परेशान ना, ये खुद ही ऑटोमेटिकली होता है, ये कंडीशन दोबारा चेक की जाएगी कि n की वैल्यू 3 से स्मॉलर या बराबर है, हाँ जी 3 से स्मॉलर ही है। अब n की वैल्यू क्या है, आखिरी वैल्यू देखनी ना 2। तो अब ये कंडीशन ट्रू होगी, ट्रू होने पे प्रिंट दोबारा किया जाएगा। बैकस्लैश n वगैरह लगा कोई नहीं रहे, वो तो ज़ाहिर है बैकस्लैश n लगाएंगे, अगली लाइन पे चला जाएगा। तो ये क्या करेगा, आगे ही, क्योंकि बैकस्लैश n नहीं लगा रहे, तो ये दूसरी दफ़ा आगे ही प्रिंट कर देगा यूनिक। फिर n = n+1, n की वैल्यू जो है आपने 3 कर दी, 3 हो गई। कंडीशन को चेक किया जाएगा कि n की वैल्यू 3 से स्मॉलर या बराबर है, जी स्मॉलर तो नहीं है, लेकिन इसको कैसे रीड करते हैं, लेस देन और इक्वल टू। तो लेस देन तो नहीं है, लेकिन इक्वल टू तो है ना, 3 के बराबर तो है। कंडीशन फिर ट्रू होगी, फिर ब्लॉक वैल्यूएट होगा, तो ये प्रिंट करेगा यूनिक, तीसरी दफ़ा ये प्रिंट करेगा, इसने प्रिंट किया। अब n की वैल्यू, स्टूडेंट ये माइंड में रखें, n की वैल्यू एक दफ़ा और इंक्रीज होगी, n की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 होगी। कंडीशन पे जाएंगे, दोबारा कंडीशन को चेक किया जाएगा कि जी n की वैल्यू क्या 3 से स्मॉलर या बराबर है, तो अब ये फॉल्स हो गया, ना तो n की वैल्यू 3 से स्मॉलर है ना उसके बराबर है, ये लूप, ये ब्लॉक एवेल्यूएट नहीं होगा। इसके बाद अगर कोई लाइन लिखी हुई है, सपोज अगर गेट ch लिखा हुआ है, तो वो एवेल्यूएट कर दिया जाएगा, और ये अगर मेन हमने लिखा था तो मेन के ब्रेसेस, इस तरीके से ये एवेल्यूएट होगा, ठीक है। तो अब ये देख लें, अगर हमने ये यूनिक अगर लिखना है 100 टाइम्स, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ये 100 टाइम्स लाइन लिखनी पड़ेगी ना। उसकी बजाय अगर मैंने यहाँ पे चेंज करना है, तो मैं यहाँ क्या कर दूँगा 100। अब ये जो ब्लॉक जो है ये 100 टाइम तक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये देख लें कि ये इस फिर लूप का फ़ायदा है कि आप जो है सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ़ टाइम्स जो है उसको चेंज कर देंगे। अब ये यूनिक उसने 100 टाइम प्रिंट कर देना, अदरवाइज़ वहाँ पे आपको 100 टाइम्स लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से
अब ये वाइल का एक और बात, अगर हम 1 2 3 प्रिंट करना है, ठीक है, अब इसको मैं चेंज करता हूँ और अब आपने यहाँ पे प्रिंट करना था 1 2 3 4 5, ये प्रिंट करना था। अगर आपने प्रिंट करना था तो आपने क्या लिखना है, प्रिंट एफ। और अगर आप किसी वेरिएबल के साथ इसको लिंक करके कर रहे हैं तो आपने अगर सपोज n इज इक्वल टू 1 कर लिया तो आपने इसको \n अगर आप कर रहे हैं तो आपने n को प्रिंट किया, फिर n की वैल्यू आपने इंक्रीज़ की, फिर आपने इसको दोबारा प्रिंट किया और इस तरीके से आपने n की वैल्यू फिर उसमें एक 1 ऐड किया। इस तरीके से आपको ये जो लाइंस हैं ये आपको बार बार लिखनी पड़नी है। ऐसे ही होगा ना, अगर आप 1 2 3 4 5 जो है और वेरिएबल की मदद से अगर प्रिंट करना चाह रहे हैं अगली लाइन पर तो आपको ऐसे ही प्रिंट करना पड़ेगा। n को प्रिंट करवा, n की वैल्यू 1 है, उसको इंक्रीज़ किया। अगर ये काम अब आप लूप की मदद से करना चाहें तो फिर क्या होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप n की वैल्यू 1 है, ठीक है जी 1 ही, और आपने कितनी दफ़ा ये प्रिंट करना है इसको, अगर हम कहते हैं वही दोबारा 3 टाइम्स कर लेते हैं कि अगर 3 टाइम एवेल्यूएट कर रहे हैं तो मैंने फिर ये 3 दफ़ा ही लिखा। और यहाँ पे प्रिंट जो कर रहे हैं, प्रिंट की जगह क्या कर लिया, %d और \n, मैंने n वेरिएबल उसी को प्रिंट कराया, n की वैल्यू बढ़ा दी। अब ये क्या करेगा, अब आउटपुट में हमारे पास क्या जवाब आना शुरू हो जाएगा, अब आउटपुट में ये आ जाएगा 1 2 3। अगली लाइन पे पहले 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर ये 1 से लेकर 300 तक प्रिंट करना है तो आपको ये 2 लाइंस बार बार लिखनी है ना, 300 दफ़ा ये लाइंस लिखते जाएं। आपके यहाँ सर वो कट कॉपी होते हैं, ठीक है, कट कॉपी कर भी लेते हैं, लेकिन आपको 100 दफ़ा जो है कट कॉपी तो करना पड़ा। प्रोग्राम कितना लेंथी हो गया, नंबर ऑफ लाइंस बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, मेमोरी इस्तेमाल हो रही है, हार्ड डिस्क इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आप 300 टाइम करना भी है तो क्या कर देंगे, ये 300 ये लिख देना आपने। अब ये 300 टाइम ये चलेगा और एक के बाद एक लाइन के बाद एक 1 2 3 4 और ये अप टिल आपको क्या प्रिंट कर देगा 300 तक। अब आप ये देख लें, अगर आप यहाँ पे बात करते हैं 300 टाइम्स, आपने अगर 300 तक वैल्यूज़ लिखना है, 2 लाइंस है ना, तो कितनी 600 लाइंस तो आएंगी ना, क्योंकि 2 लाइंस है ना, 2 लाइंस है ना, तो 300 दफ़ा करना है तो 2 ही होंगी ना, तो कितनी 600 लाइनें, 600 लाइनें करेंगे ना, 2 लाइनें 300 दफ़ा 600 लाइनें। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अब आप ये देखें, ये वाइल के लिए आपको ज़ाहिर है लिखना पड़ा, ये कंडीशन लगा रहे हैं, ब्रेसेस लगा रहे हैं, बाकी जो है ये 2 लाइनें, ये देख लें कितना, ये 1 2 3 4 5 लाइनें, इन 2 लाइनों की बात ही करें, n=1 तो लिखना ही है, तो 1 2 3 4 5 लाइनें आपने लिखी हैं। और 5 उधर कितनी लाइन लिखनी पड़ी 600, इधर कितनी लाइन लिखनी पड़ी 5 लाइनें हमने लिखनी है। सिर्फ वो जो हमारे पास लूप कंट्रोल वेरिएबल जो n है उसकी वैल्यू आपने, एंडिंग वैल्यू जो है वो टर्मिनेटिंग वैल्यू जो है वो क्या रख दिया आपने 300 रख दी। 5 लाइनें लिख रहे हैं और ये लूप जो है ये एवेल्यूएट होता जा रहा है, वो ब्लॉक एवेल्यूएट होता जा रहा है 300 दफ़ा। फ़ायदा हो गया। तो ये है हमारे पास लूप। पहला हमने देखा है, ये इसको हम एंट्री कंट्रोल लूप, इसको टॉप टेस्टिंग लूप कहते हैं। कंडीशन ऊपर है उसके बाद ब्लॉक है, कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक एवेल्यूएट होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ब्लॉक एवेल्यूएट नहीं होगा। और एक वैसे ही अगर आप कर लें कि ये जो वेरिएबल है, जो भी हम प्रिंट करवा रहे हैं, उस वेरिएबल को अगर लूप के बाहर प्रिंट किया जाए तो एक वैल्यू ज़्यादा होती है, ये भी ज़हन में रखें। टेक्निकल बात 300 है, अगर प्रिंट एफ करके मैं n वेरिएबल को लूप के बाहर प्रिंट करता हूँ तो 301 वैल्यू होगी, वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। मेन बातें क्या होती हैं, अगर हम लूप की बात करें, लूप में 3 बातें ही मेन है। पहले हम इसको इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल को, इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन चेकिंग, कंडीशन को चेक किया जाता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन, जो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उसके बाद इसकी वैल्यू वेरिएबल की
या तो इसको इंक्रीज़ किया जा रहा है या कम किया जा रहा है, जो आप पे डिपेंड करता है। ये इनिशियलाइज होगा, कंडीशन चेक होगी, एग्जीक्यूट, इंक्रीमेंट होने के बाद इनिशियलाइज नहीं होगा, दोबारा फिर आप कंडीशन चेकिंग पे आ जाएंगे। कोई भी जो लूप है वो इसी स्टाइल से चलता है, इनिशियलाइज एक दफ़ा होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, एग्जीक्यूट होगा ब्लॉक, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो करना है वो किया जाएगा, उसके बाद दोबारा कंडीशन चेक की जाएगी। वो इनिशियलाइज वेरिएबल नहीं होगा, वो एक ही दफ़ा होता है। तो ये जो भी लूप आगे भी हम पढ़ेंगे, जब भी लूप आएगा पहले मैं आपको इसी तरीके से समझाऊंगा, फिर हम देखेंगे, ताकि आपको ये नया टॉपिक है तो इसलिए मेरा था कि आपको पहले समझा दूँ। अब हम ये इसको देख लेंगे अपने नोट से, बुक से, ठीक है। तो अल्लाह करम करें, अब नोट से देखते हैं, बुक से पढ़ते हैं इसको। स्टूडेंट, ये हमने जो पहला लूप जो है वो देखा, उसको हमने डिस्कस किया, और वो था हमारे पास वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप, वाइल में अब हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया n = 1, ये क्या हो गया, इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद हमने कंडीशन चेक की, n < 5, ये है हमारी कंडीशन को हमने चेक किया। उसके बाद एग्जीक्यूट हमने किया, printf %d और \n, इसी वेरिएबल को सपोज अगर हम कह रहे हैं कि एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद इसी ब्लॉक के अंदर हमने इसको किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, n = n+1 या n++ कर सकते हैं। तो आपने इसी के अंदर इसको इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट जो आप करेंगे तो उसके बाद दोबारा फिर कंडीशन को चेक किया जाएगा, इस तरीके से वैलिडेट होता जाएगा। कंडीशन अगर आप करना चाह रहे हैं 500 कर दें तो ये 500 टाइम जो है ये आपको प्रिंट कर देगा 1 2 3 4 और ये अप टिल 500। इस तरीके से ये वैल्यूएट होता जाएगा। देख लें कि हमने 2-3 लाइंस लिखी हैं, लेकिन वो ए नंबर ऑफ़ टाइम जो है ये लूप चल रहा है। हमने सिर्फ जो उसकी टर्मिनेटिंग वैल्यू जो है वो हमने 500 लिख दी। तो अब ये ब्लॉक जो है, अब ये देख लें उसी तरीके से, अब ये दोबारा जब आएगा ना कंडीशन, तो कंडीशन पे आएगा इनिशियलाइज ऊपर है। इनिशियलाइज नॉर्मली लूप के बाहर, ब्लॉक के बाहर वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाता है, क्योंकि इनिशियलाइज एक दफ़ा हो गया ना। तो उसके बाद तो हम कंडीशन चेक करके उसकी वैल्यू को हम बढ़ाएंगे। अगर हमने इसको इंक्रीज़ करना है 1 से 5, अगर हम 500 से कम आ रहे हैं तो ज़ाहिर इनिशियल वैल्यू मैं 500 करूँगा, उसको डिक्रीज़ करूँगा और यहाँ पे क्या लिख दूँगा, > 1, इस तरह कर दूँगा। तो ये डिक्रीज़ होकर डिक्रीमेंट कर देगा 500, फिर 499, इस तरीके से 1 तक आएगा। तो ये हमारे पास था पहला लूप, इसको डिस्कस किया, क्योंकि अगर मैं ये समझता था कि इसके बगैर अगर हम उस पर बुक पे आ जाते, नोट्स पे आ जाते, तो ज़रा समझना मुश्किल हो जाना था, इसलिए आपको पहले ये एक्सप्लेन किया है। ये वर्किंग है। अब इसके अंदर यही वर्ड्स होंगे, लूप डिफरेंट हो जाएगा, वाइल करेंगे, फिर हम डू वाइल करेंगे, फॉर लूप करेंगे, लेकिन इसके अंदर प्रोसेस ऐसे ही रहेगा। इनिशियलाइज करना है, कंडीशन चेक करनी है, उसके बाद ब्लॉक जो है उसको एवेल्यूएट किया जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी करना है, और इनिशियलाइज एक ही दफ़ा होता है। यानी और दूसरा जो प्रोसेस जो है, जब हमने स्टार्ट में बात की थी, कोई प्रोसेस है उसको स्टार्ट करना है तो प्रोसेस एंड भी तो करना है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि जब आप लूप लिखें तो पहले सोच लें कि इसका कोई टर्मिनेटिंग पॉइंट आप दे रहे हैं, टर्मिनेटिंग पॉइंट बता रहे हैं कि ये लूप कब ख़त्म हो। बेटर है कि पहले वो सोचें कि वो मैच कर भी रहा है, यानी 1 जो है वो बढ़ते 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 और कभी रुक भी रहा है कि नहीं रुक रहा। आपने इंक्रीज़ करना है और यहाँ पे आपने उसको कोई एंडिंग पॉइंट दिया भी है कि नहीं। अगर आप n++ नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा, ये 1 1 1 1 ही प्रिंट करता जाएगा। और अगर आप ये टर्मिनेटिंग वैल्यू अगर नहीं है तो ज़ाहिर है फिर भी ये लूप चलता रहेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब ये हमने इसको डिस्कस कर लिया, अब फिर इसको प्रॉपर्ली जो है, जिस तरह हम कह रहे थे कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर 4 हिस्से, डेफिनेशन, सिंटैक्स, फ्लो चार्ट और प्रोग्राम, इसको अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।